ठीक है, तो देखते हैं अभी उसको। हेलो। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे ना, हम डिमांड को मेजर करेंगे। ठीक है, हम डिमांड को मेजर करेंगे कि डिमांड कितनी बढ़ रही है, कितनी। हेलो। हेलो हेलो। हाँ भाई। तो हाँ। मैं कह रहा था कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि हम डिमांड को मेजर करेंगे। मेजर क्या करेंगे कि डिमांड कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है इन कंपैरिजन टू इट्स फैक्टर्स ऑफ डिमांड। ठीक है, एक चीज अपनी क्या हुई, डिमांड, और दूसरा हुआ अपना फैक्टर्स ऑफ डिमांड। हम्म, अपने फैक्टर्स ऑफ डिमांड के मुकाबले हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज हो रही है, इसको हम मेजर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहला तो सवाल ये कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। चैप्टर कौन सा अपना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हालांकि ये डिमांड का ही कंटिन्यूएशन है। हम्म, तो सबसे पहला सवाल तो हमारा ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। तो इसका मीनिंग लिख लो। ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसका मीनिंग नोट कर लो। बोलो। हाँ हाँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। Elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to the changes in any of its determinants, to the changes in any of its determinants। ठीक है, हाँ, एक सेकंड, लास्ट का फिर से बोलना तो। to the changes in any of its determinants of demand, to the changes in any of its determinants of demand। ये जो वर्ड है ना determinants, इसका मतलब होता है factors of demand। हाँ। ठीक है, अब हम्म, मैंने आपको मतलब बताया ही था अभी शॉर्ट में कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है। मेजरमेंट करते हैं, क्या मेजर करते हैं कि हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कितना चेंज कर रही है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द फैक्टर्स ऑफ डिमांड। ठीक है, हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कितना चेंज कर रही है इन रिस्पॉन्स टू द फैक्टर्स ऑफ डिमांड। ठीक है, हाँ। तो यही मतलब हुआ हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो फैक्टर्स हमारे कौन कौन से थे, टोटल 8 फैक्टर्स थे ना। प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इमरजेंसी, और एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, पॉपुलेशन, और एक आधे और थे, हम्म, है ना। तो इन फैक्टर्स की वजह हम्म, से हमारी क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज कर रही है, उसको हम कहते हैं क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब बात की जाए टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कितनी टाइप्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। तो 3 टाइप की होती है भाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टोटल 3 टाइप की होती है। पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ गया भाई? तीन तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो अब इन तीनों के मतलब देखते हैं। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है। ठीक है, एक बार तुम रिपीट करोगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है, जो अभी अभी बताया था। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आप रिपीट करोगे कि अभी अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब बताया है। हाँ, बोलो। अबे वो जो लिखा वो पढ़ के बताओ, क्या मन मीन खुद के मन से बताओ। खुद के मन से जो मतलब समझाया हिंदी में। अंग्रेजी वैसे नहीं अच्छी लगती हम सबको, है ना। जो गुड़ का जो प्राइस होता है हम्म। उसकी डिमांड को मेजर मतलब किस तरह से करना या हाँ, कैसे क्वांटिटी करना। क्वांटिटी डिमांड को मेजर करना होता है इसमें, और किस हिसाब से हाँ मेजर हाँ करना होता है। हाँ। किस हिसाब से करना होता है मेजर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं, किस हिसाब से। इलास्टिसिटी ऑफ मतलब डिमांड जैसे में। प्राइस प्राइस जैसे रेस होता है, फिर क्वांटिटी मतलब प्राइस और क्वांटिटी के डिपेंड पे मतलब जैसे प्राइस बढ़ता इलास्टिसिटी है तो क्वांटिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप क्या करते हो कि मेजर करते हो कि आपकी क्वांटिटी डिमांड कितना बढ़ रही है या हाँ घट हाँ रही है। हाँ हाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप ये मेजर करते हो कि आपकी क्वांटिटी डिमांड कितना बढ़ रही है कि घट रही है इन कंपैरिजन टू योर फैक्टर्स ऑफ डिमांड। जो आपके 8 फैक्टर्स थे उनके कंपैरिजन में कितना बढ़ रही है घट रही है। ठीक है, हाँ तो दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द क्या है यहाँ पे, आपका फैक्टर्स ऑफ डिमांड है। ठीक है, कि आपके फैक्टर्स ऑफ डिमांड के कंपैरिजन में कितना बढ़ घट रही है। ठीक है भाई। हाँ। चलो, तो अब इसी से हम लोग अपना ये जो है प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब निकलेगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है भाई कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है कि आपका यहां पे आप मेजर करते हो कि आपकी क्वांटिटी डिमांड कितना बढ़ रही है घट रही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप क्या मेजर करते हो कि आपकी क्वांटिटी डिमांड कितना बढ़ रही है घट रही है इन रिस्पॉन्स टू इट्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इन रिस्पॉन्स टू इट्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्योंकि आप पहला फैक्टर क्या होता है डिमांड का, पहला फैक्टर क्या होता है डिमांड का, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, यानी उसी कमोडिटी का प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांड कितना बढ़ रही है घट रही है इन रिस्पॉन्स टू द प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड कितना बढ़ रही है घट रही है इन रिस्पॉन्स टू प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, इसको हम कहते हैं क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है, इसको मेजर करना। प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है, ये मेजर करना। और आप जानते हो वैसे भी कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बात करें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि आप ये मेजर करते हो कि आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है।
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये मतलब होता है कि आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है इन रिस्पॉन्स टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, आप इसमें ये मेजर करते हो कि आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है इन रिस्पॉन्स टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, मतलब जो कंज्यूमर की इनकम है उसके बढ़ने और घटने के रिस्पेक्ट में आप ये मेजर करते हो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है, और कंज्यूमर की इनकम अगर घट रही है तो डिमांड आपकी बढ़ रही है कि घट रही है। जब आप ये चीज मेजर करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहां कंपैरिजन किससे होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर से। समझ गए भाई। और आप ये बात जानते हो कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है, जब कंज्यूमर की इनकम घटती है तो डिमांड घट जाती है। ठीक है, चलो हाँ अब लास्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप क्या करते हो, आप क्वांटिटी डिमांड मेजर करते हो कितनी चेंज हो रही है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, दो ठो, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब जो आपका क्वांटिटी डिमांड है कमोडिटी की, वो चेंज कर रही है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो यहां कंपैरिजन किससे हो रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से, यानी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो रिलेटेड गुड्स के अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है, आप ये मेजर करते हो। रिलेटेड गुड्स के अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है, ये चीजें आप मेजर करते हो। ठीक है, तो यहां कंपैरिजन किससे है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से। ठीक है, तो एक बार क्रक्स में फिर से समझ लेते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है कि आप यहां कंपैरिजन करते हो कि क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ रही है कि घट रही है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या करते हो कि आप मेजर करते हो कि आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है इन कंपैरिजन टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और लास्ट वाला क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप ये मेजर करते हो कि आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्लियर है भाई। हाँ सर। हाँ चलो, इनके मतलब लिखने हैं, लिख लो फिर, नहीं तो आगे बढ़ा जाए फिर। लिखने हैं मीनिंग वगैरह, बोले दे रहे हैं 2 मिनट में लिख ही लो। मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया, फिर मैं बाद में लिख लूंगा फिर। किसका स्क्रीनशॉट, नहीं मीनिंग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अच्छा डिमांड। हाँ। हाँ फिर वो लिख लेंगे फिर। हाँ मैं कह रहा हूं क्या था ये, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग लिख लो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। Price elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity, of quantity demanded of a commodity to the changes in price of own commodity, to the changes in price of own commodity. ठीक है, हेलो, हेलो। लिखिए, हाँ हाँ लिखिए। सर हो गया। अब नेक्स्ट लिखो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब। तो हम्म तो इसका मतलब होगा भाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of quantity demanded of a commodity, of quantity demanded of a commodity
to the changes in income of the consumer of quantity demanded of a commodity, quantity demanded of a commodity, to the changes in income of the consumer. income of The consumer, consumers. yes. ठीक है, अब लास्ट, हाँ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the degree of responsiveness cross elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity of quantity quantity demand demanded of of a commodity to the changes in price of related goods, to the changes in prices of related goods. हो गया भाई. हाँ सर. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कैसे करते हैं. तो तीन तरह की इलास्टिसिटी है हमारी, आपने देख ही लिया है. पहला तो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अच्छा, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है ये आपके कोर्स में नहीं होगा, ठीक है, हाँ सर. क्योंकि ये जनरली 11वीं 12वीं के कोर्स में नहीं होता है. लेकिन फिर भी आपके कोर्स में दिया हो आपकी किताब में तो बता देना, हम आपको बता देंगे कैसे मेजर करते हैं, ठीक है. हाँ हाँ हाँ. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर करते हैं ये आपके कोर्स में होगा. और इसको मेजर करने के टोटल 3 मेथड होते हैं, ठीक है. इसको मेजर करने के टोटल 3 मेथड होते हैं. पहला है परसेंटेज ऑफ प्रपोर्शनेट मेथड. जिसको आप फ्लक्स मेथड भी कह सकते हो, ठीक है. दूसरा होता है टोटल आउटले. टोटल आउटले मेथड, या फिर इसको आप एक्सपेंडिचर मेथड भी कह सकते हो. ठीक है भाई, हाँ. कोई दिक्कत इस बात में नहीं ना. नहीं नहीं. चलो, और लास्ट वाला है पॉइंट मेथड या फिर जियोमेट्रिक मेथड.
ठीक है। ये 3 मेथड होते हैं टोटल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट या फ्लक्स मेथड को। तो क्लियर है इतना? आगे बढ़े? हाँ सर, हाँ चलो। सर। नेक्स्ट तो सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, परसेंटेज मेथड या फिर इसको फ्लक्स मेथड भी कहा जाता है। तो देखो इसमें अगर आपको क्वांटिटी डिमांड निकालना है तो इसको निकालने के इसमें अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है तो उसको निकालने के दो मेथड, दो फॉर्मूले होंगे। पहला तो होगा ईडी। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। क्लियर है भाई? पहला मेथड है, हाँ पहला सर। फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दूसरा फॉर्मूला हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है। इन सब का मतलब क्या हुआ सर? देखो, डेल्टा पी नेक्स्ट डेल्टा क्वांटिटी अपॉन डेल्टा प्राइस। हाँ, पहले तो ईडी का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेल्टा क्यू का मतलब होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी आपकी क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज की है, कितना बढ़ी है, कितना घटी है। डेल्टा का मीनिंग क्या है सर इसमें? तो डेल्टा का चेंज, रूल। डेल्टा का मतलब हुआ चेंज इन, यानी कितना चेंज कर रही है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। उसी तरह डेल्टा पी का क्या मतलब होगा, चेंज इन प्राइस, यानी आपका प्राइस कितना चेंज कर रहा है। ठीक है। यहां चेंज इन प्राइस, डेल्टा का मतलब चेंज इन होता है। नेक्स्ट, पी का मतलब होगा, पी का मतलब होगा ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, या फिर इनिशियल प्राइस। और क्यू का मतलब होगा इनिशियल क्वांटिटी।
ठीक है। P1 का मतलब होगा न्यू प्राइस और Q1 का मतलब होगा न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमेशा मतलब इसका मतलब ये रहेगा कि इससे अपन वो चेंज भी कर सकते हैं मतलब हमारे हिसाब से। क्या? ये जो P1 में वो न्यू प्राइस ही रहेगा, Q1 में वो न्यू क्वांटिटी रहेगा, मतलब ये फिक्स रहता है क्या? ये फिक्स रहता है भाई। ठीक है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ढूंढना होता है क्या P है, क्या P1 है, क्या Q है, क्या Q1 है। ठीक है। और जो आपका डेल्टा, हाँ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहते हैं। हाँ न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें। ठीक है। डेल्टा पी का क्या मतलब होगा आपका? डेल्टा पी निकलेगा कैसे? डेल्टा पी निकलेगा जब आप अपने पी यानी इनिशियल प्राइस को माइनस करोगे न्यू प्राइस से, P1 से। ठीक है, तब डेल्टा पी आएगा। और डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा? जब आप अपने इनिशियल क्वांटिटी यानी क्यू को माइनस करोगे न्यू क्वांटिटी यानी Q1 से, तब आएगा। हाँ हाँ। ठीक है। तो डेल्टा पी और डेल्टा क्यू को निकालने का ये तरीका होगा। और ये तो भाई पूरा फॉर्मूला वगैरह या कॉन्सेप्ट जो कि हमें हेल्प करेगा इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जो कि हम अभी करेंगे। लिख लिया भाई? ये लिखना है? हाँ सर। हाँ हाँ, लिखा लिखा। लिख लिया? बट वो जो वो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वो थोड़ा रहेगा, एक सेकंड वो लिख लेता हूँ। ठीक है, हो गया भाई। हाँ सर। चलो फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। डालो क्वेश्चन नंबर 1 और लिखो, when the price of a commodity falls by 20%, when the price of a commodity falls by 20%, its demand rises from 400 units to 500 units. Its demand rises from
400 यूनिट्स टू 500 यूनिट्स, फुल स्टॉप। कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप निकाल पाओगे भाई इसको? कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 400 यूनिट्स टू 500 यूनिट्स मतलब पहले 400 यूनिट्स का निकलना फिर 500 यूनिट्स का निकलना, पहले ऐसा है क्या? पहले 400 यूनिट्स थे, अब 500 यूनिट्स हैं। हाँ, अच्छा 400 यूनिट्स आप मतलब, अच्छा फिर अपना 400 डिवाइड बाय 20 पीसेस एंड 500 डिवाइड बाय 20 पीसेस, ऐसा जी, करना है क्या फिर? पहला फॉर्मूला क्या है हमारा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ पहले तो ये ढूंढना होता है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि दो दो फॉर्मूले हैं ना इसमें। और दूसरा होता है क्या? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब क्योंकि यहाँ इंफॉर्मेशन कुछ परसेंटेज के फॉर्म में दी जा रही है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पहले वाला, है ना? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या करना होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ढूंढना होता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपके पास नहीं है, लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है प्राइस में? 20%, है ना? अब आपको निकालना है कि क्वांटिटी डिमांड कितना परसेंट चेंज हो रहा है। तो क्वांटिटी डिमांड क्या था? पहले 400 यूनिट्स था, अब 500 यूनिट्स हो गया है, तो बढ़ गया है। क्योंकि आपका प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, कोई हैरान होने वाली बात भी नहीं है इसमें। तो 100 यूनिट्स बढ़ा है, ठीक है? आपका क्वांटिटी डिमांड कितना बढ़ा है? 100 यूनिट्स बढ़ा है, तो 100 अपॉन 400 इंटू 100 करेंगे हम। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना, जितना बड़ा घटा है उसको लिख लो, और जो इनिशियल वाला होता है उसको यहां डिनोमिनेटर में ले लेते हैं एज अ बेस, ठीक है? एज अ बेस डिनोमिनेटर में ले लेते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज बनाने के लिए। तो ये आ जाएगा कितना? 25%। तो यानी आपका जो प्राइस है वो 20% गिरा है और क्वांटिटी डिमांड 25% बढ़ा है, ठीक है? तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आएगी? 1.25। 1.25 इज योर आंसर, ठीक है? क्लियर है भाई? हाँ सर। चलो एक सवाल आपको देते हैं। द प्राइस, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज 0.4। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज 0.4, full stop. If its price rises by 5%, by what percentage will its demand fall? If its price rises by 5%, then by what percent its demand will fall? Question mark. बताओ उत्तर। सर वो स्टार्टिंग वाला थोड़ा रिपीट रिपीट करना, तो स्टार्टिंग में जो मतलब थोड़ा रह गया लिखना। एक बार फिर से क्वेश्चन। The price elasticity of demand for a good is 0.4. The द प्राइस price elasticity of demand for a good is 0.4. If its price increases by 5%, by what percentage will its demand fall? If its price increases by 5%, by what percentage will its demand fall? एक बार रिपीट करता हूँ। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द गुड, द 0.4 प्राइस है, 0.4 है।
of the good is 0.4. हम्म 0.4%. Its price rises by 0.4% नहीं, 5%. परसेंट नहीं, 0.4 ही उसको कहते हैं बस. And if its price rises by 5%, then what percent its demand will fall? हम्म. Sir, 12.5. 12.5 कैसे भाई? दो होगा उत्तर, मात्र दो. आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है? 0.4 0.4. इज इक्वल टू, आपको निकालना क्या है? परसेंटेज Price. चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. हाँ. क्योंकि वही तो पूछ रहा है ना, पूछ रहा है कितना परसेंट डिमांड फॉल कर रहा है. हाँ. अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दिया है आपको? 5%. तो 5 को 5%. वहां ले जाओगे, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 0.4 से. अगर 5 को मल्टीप्लाई करोगे 0.4 से तो उत्तर कितना आएगा? 2. 2. हाँ. तो 5 इंटू 0.4 विच इज इक्वल टू 2%. आपका हाँ. क्वांटिटी डिमांड फॉल कर रहा है. ठीक है, चलो. सर ये न्यूमेरिकल्स मतलब सर मतलब वो साइड में न्यूमेरिकल्स आते हैं या क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर भी दोनों आ न्यूमेरिकल्स रहते सकता है, इस वाले चैप्टर से दोनों आ सकता है, इलास्टिसिटी से न्यूमेरिकल्स भी और थ्योरी क्वेश्चन दोनों आ सकता है, तो दोनों पढ़ना पड़ेगा. हैं? ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन लिखो. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज -0.75, फुल स्टॉप. माइनस को छोड़ो, माइनस इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, माइनस मत लिखना. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज 0.75, full stop. Calculate the percentage fall in its price that will result in 15% rise in its demand. Calculate the percentage fall in its price that will result in 15% rise in demand. Its demand. सर ये मतलब अभी जो मतलब परसेंट जो राइज हो मतलब एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन एक बार. Price elasticity of demand of a good is 0.75. Price हाँ. elasticity of demand of a good is 0.75. Full 7.5. stop. Calculate the percentage fall in its price. हाँ. Calculate the percentage fall in its price that will result in 15% rise in its demand. That will result in 15% rise 15% प्राइस. in its demand. अच्छा तो चेंज इन डिमांड में 15% लिख के वो वो वैसे आएगा ना फिर. हाँ वैसे आएगा बिल्कुल.
ओके सर 0.05%। 0.05 नहीं आएगा। क्योंकि अगर 0.75 मतलब के डिवाइड बाय अगर 15 इलास्टिसिटी, किया तो इलास्टिसिटी कितना है 0.75। इस बार उसने क्वेश्चन में क्या दिया हाँ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दिया है, और वो कितना दिया है, हाँ 15। 15%। और हाँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस पूछ रहा है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस फिर अच्छा हाँ हाँ ये है ये सर। ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो हाँ हाँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे आएगा, जब आप 15 को डिवाइड करोगे 0.75 से, 0.75 से। और इसका उत्तर आएगा 20%। ठीक है, हाँ 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 अभी हाँ अभी 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 आया बराबर। चलो क्वेश्चन 4 बोले। हाँ सर। अभी इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन दे रहे हैं। 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड रेजेस इट्स डिमांड फ्रॉम 300 यूनिट्स टू 318 यूनिट्स। 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड फाइन हाँ raises its demand from 300 यूनिट्स टू 318 यूनिट्स। 300 यूनिट तो 318 यूनिट्स। हाँ, फुल स्टॉप। कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फुल अच्छा स्टॉप। कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 300 यूनिट्स टू 318। 318 यूनिट्स टू 300 यूनिट्स। 300 से 318 और हो गया है। हाँ हाँ और सर और दूसरा क्या था। प्राइस फॉल किया है 5% से। प्राइस प्राइस फॉल से 5% से तो 300 डिवाइड सर 300 यूनिट्स का सर 60 आया डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और 318 का 63.6%। नहीं यार, तो सर वैसे होगा ना मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी और डिमांड निकालने के लिए हाँ, पहले 300 पीसेस डिवाइड बाय 5 आपको होगा ना सर। आपको क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस करना है। क्या करने के लिए, हाँ ये निकालने के लिए कि डिमांड, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है। तो हाँ प्राइस कितना परसेंट फॉल कर रहा है, 5%। लेकिन पाँच क्वांटिटी परसेंट क्वांटिटी डिमांड कितना परसेंट बढ़ रहा है, ये नहीं है आपके पास, लेकिन डेटा दे रखा है। नहीं है कह रहा है 300 यूनिट्स फिर था और 318 हाँ यूनिट्स हो गया, यानी 18 यूनिट बढ़ा है। हाँ हाँ तो आप इसको परसेंटेज में निकाल सकते हो, 18/300 इंटू 100 करके। 18.300 इंटू 100 करके। हाँ, तो यह आएगा 6%, यानी आपका डिमांड जो है वो 6% बढ़ा है। तो 6/5 हाँ कर दो, जो कि आएगा 1.2। 1.5 अच्छा मतलब पहले इसका भी परसेंटेज निकालना पड़ेगा पीसेस हाँ का। अगर बिल्कुल। 400 टू अगर 500 रहा तो 100% में से 5 को डिवाइड करना पड़ेगा। जी भाई, क्योंकि आप देखो ना, बाकी जो वो प्राइस वाला डेटा था वो परसेंटेज में था, तो हाँ हाँ इसको भी परसेंटेज में हाँ बनाना पड़ेगा ना। हाँ हम्म। और जो इलास्टिसिटी होती है ना, वो हमेशा 0 से लेकर 2 के बीच में ही आती है। हाँ हाँ बहुत ही छोटे नंबर होते हैं वो इलास्टिसिटी के। हम्म, चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं। हाँ द डिमांड राइजेस बाय 20% एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन इट्स प्राइस, फुल स्टॉप। द डिमांड 20% डिमांड बढ़ी। हाँ rises by 20% as a result हम्म, of fall in its price, full stop. हम्म, If its price elasticity of demand is 0.8, 0.6 हाँ calculate the percentage fall in its price. If its price elasticity of demand is 0.8, हम्म, calculate its percentage fall in its price. तो 25%। हाँ, ये सही निकाला है। हाँ ठीक है, कैसे किया हाँ होगा कि इलास्टिसिटी आपको सर क्वेश्चन में दी हुई है, तो आपने रखा होगा हाँ 0.8। जीरो डिमांड पॉइंट बढ़ी एट है बीस परसेंट परसेंट से,
अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे सर आएगा, तो क्या होगा, हाँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस चेंज हाँ 20/0.8 विच इज इक्वल टू 25%। ठीक है, सर इसकी डिमांड रेंज हुई 20%, तो फिर इस क्वेश्चन में अगर उसकी एक्चुअल डिमांड निकालनी पड़ेगी क्या अगर पूछा तो? एक्चुअल डिमांड वो दूसरे वाले फॉर्मूले से निकलेगी, इससे नहीं निकलेगी। चलो उसके अच्छा, ऊपर, वो निकालने के लिए मतलब इतना ही डाटा लगेगा कि उसमें और कोई हाँ, डाटा ऐड होगा फिर? और डेटा की जरूरत है उसके लिए पुराने क्वांटिटी डिमांड की या नए क्वांटिटी डिमांड, नए प्राइस, पुराने प्राइस, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ हाँ तो हाँ सर दूसरे दूसरे वाले फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन दे रहे हैं, अब उसको हाँ। करते हैं। क्वेश्चन 6, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड इज 7 रुपए पर यूनिट, प्राइस ऑफ गोल्ड 7 रुपए। when price of good is 7 रुपए per unit, comma, a consumer buys 12 units, comma, a consumer buys 12 units, full stop, full stop. When price falls to 6 रुपए per unit, comma, he spends, एक सेकेंड, हाँ, when price falls to 6 रुपए per unit, he spends, नहीं spends ना रखो, he buys लिखो, buys, तो he buys. एक बार वो फिर से क्वेश्चन रिपीट करना तो। When price of a good is 7 रुपए per unit, a consumer buys 12 units. When price of a good is हाँ 7 रुपए per unit, a consumer buys 12 units. When price falls to 6 रुपए per unit, when the price falls when price falls to 6 रुपए per unit, he buys 14 units of the good. He buys he buys 14 units of the good. 14 यूनिट। Calculate price elasticity of demand. Calculate price elasticity of demand. कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर फिर अभी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए फिर वो सीधा फॉर्मूला में सर लिख के पूछेगा कि फिर अभी वाले? नहीं, अब दूसरे फॉर्मूले की मदद से निकालना पड़ेगा। हाँ एक, चलो देखते हैं। आपका प्राइस पहले क्या था, 7 रुपए, है ना, और फिर चेंज होके कितना हो गया, 6 रुपए। तो ये जो इनिशियल प्राइस था ना, इसको हम कहते हैं पी। ठीक है, जो इनिशियल प्राइस था 7 रुपए, उसको हम कहते हैं पी, और जो न्यू प्राइस आया है उसको हम कहते हैं P1। इनिशियली जब 7 रुपए प्राइस था तो आप कितनी यूनिट्स खरीदते थे, 12 यूनिट्स, और जब प्राइस 6 रुपए हुआ तो आप 14 यूनिट्स खरीदने लग गए, क्योंकि प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दोगे इसलिए। तो ये जो इनिशियल क्वांटिटी है इसको हम कहेंगे क्यू। ठीक है, और जो ये नई क्वांटिटी है इसको हम कहेंगे Q1। ठीक है, क्लियर है भाई? अब आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा पी। इसमें डेल्टा पी कैसे आएगा, P माइनस P1 करके, तो वो क्या होगा, 7 - 6 विच इज इक्वल टू 1 रुपए।
और डेल्टा क्यू भी निकालना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, क्यू माइनस क्यू वन करके। अब आप कहोगे सर अगर हम क्यू को क्यू वन से माइनस करेंगे यानी 12 को 14 से माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, आपको हाँ, इस चैप्टर में नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। ठीक है, तो मतलब निगेटिव को मतलब काउंट ही नहीं करना है, अगर निगेटिव आया तो। अगर नेगेटिव आया तो उस नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। तो जैसे ही आप q अच्छा। माइनस क्यू वन करोगे तो 12 माइनस 14 करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 2। तो इसको तब भी माइनस 2 टू। ही लिखो केवल। ठीक है, अच्छा। ऐसा इस हाँ वजह हाँ। से है क्योंकि आप सिर्फ चेंज रिकॉर्ड कर रहे हो इस चैप्टर में। चेंज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इस बात से आपको मतलब नहीं है। ये चैप्टर का पर्पस क्या है कि चेंज रिकॉर्ड करना, और चेंज रिकॉर्ड करना पर्पस है, पॉजिटिव नेगेटिव से इसलिए मतलब नहीं है यहाँ। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपाई क्यू। जिसका मतलब क्या होगा, डेल्टा क्यू आपका आया है 2, डेल्टा पी आया है 1, इंटू इनिशियल प्राइस कितना है, इनिशियल प्राइस था आपका 7 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 12, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और ये बचेगा 7/6 जो कि आएगा 1.16। तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हुई, 1.16। समझे कि नहीं बताओ। हाँ, अभी समझ गया सर। चलो, सर अगर मतलब अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ही अगर क्वेश्चन में पहले से अगर -7 दिया, कुछ माइनस में दिया हो तो। मतलब अगर क्वेश्चन में अगर देखो मतलब अगर 20% ऐसे लिख के आए, या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन में है, अगर माइनस का सिंबल आया क्वेश्चन अगर पूछते वक्त, तो फिर क्या करना? क्वेश्चन में अगर उसको भी इग्नोर कर दो, अच्छा। नेगेटिव साइन को इग्नोर ही करना है इस चैप्टर में। समझ गए भाई। हाँ सर। चलो, बस एक सेकंड सवाल दे रहे हैं। मुझे याद आया कि मैं आपको सवाल व्हाट्सएप पे भी तो दे ही सकता हूँ, आप डायरेक्ट देख के लगा हाँ दो। हाँ हाँ। तो ऐसे अच्छे विचार बड़ी देर से आते हैं। मैं आपको बोल नहीं आ रहा था, लेकिन फिर हाँ, लेकिन चलो, जब काम आराम से हो सकता है तो काहे मेहनत की जाए इतनी। लो, इसमें से देखो और लगाओ ये वाला सवाल। सर, और मतलब अभी और 10:30 बजे के 10:30 बजे के पहले हो जाएगा क्या ये अपना सेशन आज का? हाँ हो जाएगा, 5-10 मिनट और इसके ऊपर सवाल कर लो, इसके आगे कल फिर करेंगे। हाँ हाँ। अभी सारे सवाल हुए नहीं मतलब, तो कल ही कंप्लीट होगा ये, एक दिन में होगा भी नहीं, न्यूमेरिकल्स है कुछ। ये 2 सवाल दिए, ये लगाओ। आज विसर्जन है क्या भाई आपके यहाँ? हाँ सर। अच्छा, चलो। इधर तो लोगों ने संडे को ही कर दिया था, पता नहीं। हाँ, तो मतलब वो जो मतलब वो जो घर का गणपति होता है ना, हाँ, उसका विसर्जन संडे को ही रहता है, लेकिन जो सामूहिक गणपति बैठाते हैं, अच्छा, मतलब जो मंडल में गणपति बैठाते हैं ना, तो उसका फिर सब गणपति का अलग अलग डेट दिया रहता है, क्योंकि वो पुलिस का बंदोबस्त रहता है ना। ओके ओके। हाँ। वहां पे बैठाते हैं क्या सामूहिक गणपति? सामूहिक नहीं होता, लेकिन जिसको करना होता है वो अपने घर में लाता है, घर वाला।
सर इसके लिए यही फॉर्मूला होगा ना सर कि बस चेंजिंग प्राइस बस चेंजिंग प्राइस पूरे चैप्टर में यही दो फॉर्मूले हैं और कुछ है ही नहीं। मतलब चेंजिंग प्राइस इज इक्वल टू पी वन चेन पी माइनस पी वन। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। हाँ, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू है क्या? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी है। फॉर्मूला लिखा था ना कि नहीं? हाँ हाँ लिखा है ना अ, सर फर्स्ट का आंसर मेरा जीरो आ रहा है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, जीरो ही होगा। तो सही है ना? हम्म। हाँ। चलो इसको लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आज का, फिर इसके बाद जाके गणपति पूजा करो भाई। नहीं बस एक से होने को है, बस एक सेकंड। हाँ वही हम कह रहे हैं, ये वाला कर लो, वरना न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हैं अभी। ये थोड़ा न्यूमेरिकली वाला चैप्टर है ना। हाँ हाँ।
हो गया भाई? हाँ, एक सेकंड। सर ये एक बार आप कर दो भाई, सर थोड़ा आ नहीं रहा है। देखो, प्राइस क्या है गुड्स का? 12 रुपए पर यूनिट। द कंज्यूमर बाइज 24 यूनिट्स। जब 12 रुपए प्राइस है तो हाँ, कंज्यूमर कितने यूनिट्स खरीदता है? 24 यूनिट्स खरीदता है। 24 फिर कह रहा है प्राइस राइजेस टू 114 रुपए पर यूनिट। 114 नहीं होगा यार, ये क्वेश्चन में मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 14 रुपए पर यूनिट होगा, इसलिए नहीं आ रहा होगा। ठीक है, 114 नहीं अच्छा। हो सकता, 14 रुपए पर हाँ, यूनिट होगा। और उस पे कंज्यूमर खरीदता है 20 यूनिट्स, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, सही बात है। तो ये जो इनिशियल हाँ, प्राइस है ये पी है, न्यू प्राइस है P1 है, हाँ, जो इनिशियल क्वांटिटी है क्यू है, और जो नई क्वांटिटी है वो Q1 है। तो डेल्टा क्यू निकालेंगे सबसे पहले, क्यू माइनस Q1, 24 - 20 विच इज इक्वल टू 4। और फिर निकालेंगे डेल्टा पी विच इज इक्वल टू P - P1 विच इज 12 - 14 विच इज 2। हाँ, फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर निकाल देंगे। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू विच इज 4/2 इंटू 12/24। हाँ, 1 आएगा आंसर। ठीक है। हाँ, वो आ ही नहीं रहा था उसका आंसर। हाँ हाँ, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है उस क्वेश्चन में यार, 114 नहीं, वो 14 होगा बस। हाँ, ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। जाके हाँ, जाके आप पूजा पाठ करिए तब तक। ठीक है, हाँ, हाँ, और कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ। ओके, ठीक।